अच्छा जी, साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गई थी। उसके बाद है मी क्लोरएथामाइन। तो ये भी अल्काइलेटिंग एजेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये बॉडी में कन्वर्ट होती है, स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट्स इन द बॉडी टू अ रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। और हॉजकिन नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा में इसका यूज़ है और इसके टॉक्सिस एडवर्स इफेक्ट्स हैं हमारे पास। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस है, माइलो सप्रेशन, एलोपेशिया और स्टेरिलिटी और कॉमन। इसके अलावा ये ब्लिस्टर्स फॉर्म करती है। अच्छा, माइलो सप्रेशन का मतलब है कि बोन मैरो को सुप्रेस करती हैं। ठीक है, यानी बोन मैरो की जो एक्टिविटी है उसको सुप्रेस करती हैं, विच मींस कि जो बोन मैरो का आप क्या हेमाटोपोइटिक फंक्शन होता है ना, कि उसने जो हमारे पास ब्लड सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन करवानी होती है। एरिथ्रोपोइसिस है, माइलोपोइसिस, लिम्फोपोइसिस, सारे जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो वहीं वहीं से बने होते हैं। तो बोन मैरो सुप्रेशन हो जाती है, इसका मतलब कि एनीमिया होगा, ल्यूकोपीनिया होगा और क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। जो बोन सेल्स की बोन मैरो की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया। और जितने भी हम अब पढ़ेंगे आगे एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, आप लोग देखेंगे कि तकरीबन सारी ही एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स सिवाय एक दो के वो माइलोसुप्रेशन कॉज कर रही होती हैं। और बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस कॉज कर रही हैं। और कुछ एलोपेशिया भी कॉज कर रही हैं। एलोपेशिया भी तकरीबन आधी ड्रग्स तो एलोपेशिया भी कॉज कर रही हैं। ठीक है जी। और वैसे भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो कैंसर कीमोथेरेपी के जनरली भी देखा होगा कि जो कीमोथेरेपी पे पेशेंट्स होते हैं तो उनको ये सारी कंप्लेंट्स होती हैं। ठीक है ना, वो अनीमिक भी लग रहे होते हैं, आपको पेल भी लग रहे होते हैं, फिर उनको इसकी कंप्लेन होती है, क्या कहते हैं उसे, भूख ना लगने की कंप्लेन होती है। ठीक है, उसके अलावा कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग का भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये एलोपेशिया का भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो कीमोथेरेपी पेशेंट्स होते हैं उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ऑल दैट। ठीक है, तो यही सारे इफेक्ट्स हैं इनके। अच्छा जी, फिर प्लैटिनम एनालॉग्स हैं, सिस्प्लेटिन है, कार्बोप्लेटिन है और ऑक्सेली प्लेटिनम। ठीक हो गया। ये भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं और ये क्या करते हैं वो मैकेनिज्म एक्शन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रावीनसली दिए जाते हैं एंड इसका क्लिनिकल यूज है टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में और कैंसर्स ऑफ ब्लैडर, लंग्स एंड ओवरी, मतलब कि जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, सॉलिड कार्सिनोमास, उसकी ट्रीटमेंट में प्लैटिनम एनालॉग्स यूज हैं। ऑक्सैलिप्लैटिन एडवांस कोलन कैंसर में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है जी। और सिस्प्लेटिन हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, हेमाटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। ठीक है, और माइलोसुप्रेसेंट है अगेन। ठीक हो गया। फिर है प्रोकार्बेजीन। तो प्रोकार्बेजीन इज अ रिएक्टिव एजेंट दैट फॉर्म्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हिच जनरेट्स फ्री रेडिकल्स दैट कॉज डीएनए सेशन। ठीक है जी। प्रोकार्बेजीन क्या करती है, प्रोकार्बेजीन डेकार्बेजीन दोनों इन दोनों का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब बॉडी में जाकर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करते हैं जो कि देन फ्री रेडिकल्स रिलीज करता है और फिर इट कॉजेज डीएनए सेशन। डीएनए स्ट्रैंड सेशन मतलब कि डीएनए स्ट्रैंड को ही कट कर देता है, डीएनए स्ट्रैंड में ब्रेक्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो ये तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। प्रोकार्बेजीन डेकार्बेजीन का भी तकरीबन यही होता है एक्शन। ठीक है जी। इसके बाद ओरली एक्टिव है और हॉजकिंस नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में और ब्रेन ट्यूमर्स में। फिर माइलोसुप्रेशन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, सीएनएस डिसफंक्शन, इसके साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, स्किन रिएक्शंस, ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं प्रोकार्बोजीन के। इसके अलावा प्रोकार्बोजीन जो है ना वो मई बहुत सारे एंजाइम्स को भी इनहिबिट करती है जिसमें हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स हैं और इसके अलावा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स। और कुछ अलग से अल्काइलेटिंग एजेंट्स वो रह गए ब्यूसल्फैन है जिस तरह से। तो वो हमारे पास है क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया में इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इंसफिशिएंसी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, स्किन हाइपर पिगमेंटेशन हो गई। उसके बाद कामोसिन लॉमोसिन लिपिड्स, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं। ठीक है, इस वजह से दे आर इफेक्टिव इन ब्रेन ट्यूमर्स, क्योंकि ब्रेन में तो जाना ही पेनिट्रेटिव वही ड्रग्स कर सकती हैं जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होंगी
तभी तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकेंगे ना। ठीक है जी। और डेकार्बोज़ीन हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रोकार्बोज़ीन की। और इसके अलावा उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं एलोपेशिया, स्किन रैश, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, मायोसुप्रेशन, फोटोटॉक्सिसिटी और फ्लू लाइक सिंड्रोम। सही है। और ये थे हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है जी। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होंगे कि जो नॉर्मल। मैम बस कर दें आज के लिए, काफी है इतना। बस कर दो, तो जो बाकी इतना लंबा चैप्टर है वो भी यस। खत्म। आगे भी तो है ना चैप्टर। अच्छा थोड़े से पढ़ लेते हैं। मैम कंप्लीट। चैप्टर बहुत लेंथी है मैम। हाँ मुझे पता है। अच्छा थोड़े से स्टार्ट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल है, सारे नहीं पढ़ाती हैं टेबलेट्स, आधे पढ़ लेते हैं। अच्छा एंटी अभी तो 10 हुए हैं, घंटा तो पूरा पढ़ा करें ना, आज तो क्लास भी 9:25 पे शुरू हुई है। अच्छा है। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल मेटाबोलाइट्स हैं, जो प्यूरीन्स हो गई, पिरिमिडीन्स हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, ये नॉर्मल मेटाबोलाइट्स हैं सेल्स के, तो इसके अगेंस्ट जो हमारे पास ड्रग्स हैं दे आर एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है। या इसकी तरह की इनके स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस पर जो हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं उनको एंटी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ठीक है जी। इसमें कौन सा है? एक तो फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है मेथोट्रेक्सेट, फिर प्यूरीन एनालॉग्स में या प्यूरीन एंटी मेटाबोलाइट्स में है मरकेप्टोप्यूरीन और थायोग्वानिन। और pyrimidine एंटी मेटाबोलाइट्स में है हमारे पास फ्लोरोयूरेसिल, साइटारबिन और जेमसाइटाबिन। ठीक है जी। अब हमने अल्कालेटिंग एजेंट्स जो पढ़े थे वो थे सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, लेकिन एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं ये सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा एक्टिंग प्राइमरीली इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है। यहाँ से समझ आ गई है कि सेल साइकिल स्पेसिफिक का क्या मतलब है। एंटी मेटाबोलाइट्स कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल पे एक्ट कर रही हैं? उन ड्रग उन सेल्स पे एक्ट करेंगी जो कि एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में होंगे। ठीक हो गया। In addition to their cytotoxic effect on neoplastic cells, the antimetabolites also have immunosuppressant actions। ठीक है जी। इम्यून सिस्टम को भी सुप्रेस कर देती हैं। दैट इज वाई जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे होते हैं वो बाकी इन्फेक्शन से भी प्रोन हो जाते हैं। ठीक है। हम इसीलिए जो कैंसर कीमोथेरेपी पेशेंट्स होते हैं उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, और उन्हें भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। जिस तरह से हम डायबिटिक्स को लेते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, या जो ऑटोइम्यून डिजीज वाले पेशेंट्स हैं उनको भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, या और जो एचआईवी के पेशेंट्स हैं उनको भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। ठीक है। अच्छा है। तो कैंसर बात ये बता रही थी कि जो कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं वो भी क्योंकि उनको ऐसी ड्रग्स दी जा रही होती हैं जो उनके इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देती हैं, इस वजह से उन्हें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स कहते हैं। और दे आर ऑब्वियसली मोर प्रोन टू इन्फेक्शन क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा जी। पहली जो एंटी मेटाबोलाइट्स में है हमारे पास ड्रग है दैट इज मेथोट्रेक्सेट, जो कि एक डाहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है। तो ये क्या करेगी कि जो कैंसर सेल्स हैं उनमें मतलब फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देगी, या फॉलिक एसिड को जो एक्टिव फॉलिक एसिड होता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड उसकी फॉर्मेशन नहीं होने देगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इट हैज डिप्राइव्ड द ट्यूमर सेल्स ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट जिस जो उनको अपनी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और डीएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए था। तो जब हमने उसका ये फॉलिक एसिड ही बंद कर दिया तो इस तरह से द सेल्स विल डाई। ठीक है। मतलब इस तरह से इसकी साइटोटॉक्सिसिटी मेथोट्रेक्सेट की इस तरह से एक्ट करती है। तो दिस एक्शन लीड्स टू अ डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ थायमिडिलेट or purine nucleotides and amino acids, and this further interferes with the nucleic acid and protein metabolism. Or the formation of polyglutamate derivatives of methotrexate appears to be important for cytotoxic actions. अभी मैं कैसे उनको प्लीज एक दफा रिपीट कर दे, समझ नहीं आई। इसको रिपीट कर दूं? मैम ये मैकेनिज्म जो आपने भी बताया। क्या बताया मैंने?
मम्मी मैकेनिज्म अभी आपने बताया ना जो अच्छा, एंटी मेटाबोलाइट्स का। मैं दोबारा बता देती हूँ, लेकिन वैसे ये जो डाहाइड्रोफोलेट फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर एक्टिविटी, ये तो हम ऑलरेडी भी बहुत जगह पे डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एंटीबायोटिक्स में वो पढ़ा था, सल्फोनामाइड्स और क्विनोलोन्स, और मतलब वहाँ पे जब वहाँ पे भी हमने पढ़े थे ट्राइमेथोप्रिन सल्फा मेथोक्साजोल, ये सब भी फॉलिक एसिड सिंथेसिस को ही किसी ना किसी स्टेप पे इनहिबिट करी थी ना। अच्छा खैर, तो मेथोट्रेक्सेट क्या करती है कि ये भी उन डाहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की इनहिबिटर है। डाहाइड्रोफोलेट फोलेट रिडक्टेज क्या करवाता है कि वो जो फॉलिक एसिड होता है उसको टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है डाहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो जब डाहाइड्रोफोलेट फोलेट रिडक्टेज को हमने इनहिबिट कर दिया, तो हमने कैंसर सेल्स को एक इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट यानी कि फॉलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बेसिकली, जो उन्हें चाहिए था अपने न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए, और फिर उन्होंने उससे अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करनी थी, डीएनए सिंथेसिस अल्टीमेटली करनी थी, प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस करनी थी। हमने उनको ये न्यूट्रिएंट ही नहीं दिया, ठीक है ना, उसी की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जब उनको ये न्यूट्रिएंट नहीं मिला, और क्या कहते हैं उसे, उनकी डीएनए सिंथेसिस नहीं हुई, तो वो फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेथोट्रेक्सेट का। यही बात इन्होंने लिखी है कि इनहिबिटर है डायहैड्रोफोलेट रिडक्टेज का, और इस तरह से क्या होगा कि थायमिडिलेट की सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं हो रही, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं हो रही। अब देखो, ये थायमिडिलेट है, प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड है, ये हमें चाहिए डीएनए की सिंथेसिस के लिए। पढ़ी होगी आप लोगों ने डीएनए सिंथेसिस कभी बायोलॉजी में इधर उधर, तो ये थायमिडिलेट और प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स हमें डीएनए आरएनए की सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं। ये नहीं होंगे तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, या उनकी डिक्रीज सिंथेसिस है तो डीएनए की सिंथेसिस ऑब्वियसली इंटरफेयर होगी। अमाइनो एसिड्स हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए, तो उस वो भी नहीं सिंथेसाइज हो रहे, तो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस यानी कि डीएनए आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्ट होगी। ठीक है, ये बात थी। और ये जो मेथोट्रेक्सेट है, ये पॉलीग्लूटामेट डेरिवेटिव्स भी बना देता है, और इस तरह ये भी अपना साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस मैकेनिज्म हमने पहले भी पढ़ लिया, दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिक्रीज ड्रग एक्यूमुलेशन हो सकती है, या डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की अगर म्यूटेशन हो गई है वो हो सकता है, उसकी ड्रग सेंसिटिविटी इफेक्ट चेंज हो सकती है, या डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीग्लूटामेट्स हो सकती है। मेथोट्रेक्सेट हमारे पास ओरल और इंट्रावेनस दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। दूसरा, मेथोट्रेक्सेट की एक्टिविटी पेशेंट के रीनल फंक्शन पर डिपेंड करती है, यानी क्योंकि ये ना वो कॉज कर देती है, यानी क्रिस्टल्स फॉर्म कर देती है, तो अगर उसको प्रिवेंट करने के लिए एडिक्वेट हाइड्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा पेशेंट का जो रीनल फंक्शन है वो भी सही होना चाहिए अगर हमने उसको मेथोट्रेक्सेट पे रखा हुआ। ठीक है जी, क्लिनिकल यूजेस का कोरियो कार्सिनोमा है, एक्यूट लिम्फोमा, ल्यूकीमियाज हैं, नॉन हॉजकिंस और प्राइमरी सीएनएस ट्यूमर्स हो गए, और अ नंबर ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स मतलब कि जो नॉन हेमाटोलॉजिक मतलब हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स जो नहीं हो, हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स और लिम्फोमास ल्यूकीमियास के अलावा जो कैंसर्स होते हैं जो किसी सॉलिड ऑर्गन के होते हैं, यानी दे आर कॉल्ड सॉलिड ट्यूमर्स। ठीक है, और जिनमें कोई सिस्टिक स्वेलिंग नहीं होती, सिस्टिक एक्यूमुलेशन नहीं होती, दे आर सॉलिड ट्यूमर्स, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, ब्लैडर कैंसर्स वगैरह। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट का अलग से यूज होता है, नॉन नियोप्लास्टिक यूज ऑफ मेथोट्रेक्सेट। वो ये होता है कि रियूमाटॉइड आर्थराइटिस में सोराइसिस में बेसिकली रियूमाटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, तो रियूमाटॉइड आर्थराइटिस सोराइसिस होता है उसकी ट्रीटमेंट में मेथोट्रेक्सेट भी यूज होता है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है। ठीक है जी, ये मेथोट्रेक्सेट के नॉन नियोप्लास्टिक यूजेस हैं। ठीक है, नॉन नियोप्लास्टिक। तो एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसकी, बोन मैरो सुप्रेशन है, टॉक्सिक इफेक्शन स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा में म्यूकोसाइटिस यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन है। ठीक हो गया, और ल्यूकोवॉरिन देकर हम जो फॉलिक एसिड
फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो नॉर्मल टिश्यूज में होना शुरू हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ल्यूकोवॉरिन देते हैं, ताकि हमारे नॉर्मल जो सेल्स हैं वो फॉलिक एसिड से अफेक्ट ना हो और उनकी जो प्रोलिफरेशन, नॉर्मल प्रोलिफरेशन है, जैसे हेमाटोपोइसिस हो गई, हमारे एरिथ्रोपोइसिस हो गई, वहाँ पे भी तो चाहिए होता है ना फॉलिक एसिड, तो वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। उसके लिए फिर हम ल्यूकोवॉरिन देते हैं या उसको फोलेनिक एसिड भी कहते हैं। और इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट का एडवर्स इफेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी है, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स हैं और पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ठीक है जी। अब लास्ट ये देख लें मरकेप्टोप्यूरिन और थायोग्वानिन। तो मरकेप्टोप्यूरिन और थायोग्वानिन जो है ना, ये प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट्स हैं और ये क्या करती हैं कि ये एक तो एक्टिवेट होती हैं बाय दिस HGPRT एजेस एंजाइम्स होते हैं, हाइपोसिंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइड ट्रांसफेरेजेस। ये एंजाइम इनसे एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। और फिर 6-mercaptopurine और थायोग्वानिन एक्टिवेशन के बाद ये इनहिबिट करती हैं सेवरल एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एक तो एक्टिवेट होंगी HGPRTases से और फिर जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट कर देंगी। तो इस तरह से फिर प्यूरिन सिंथेसिस नहीं होगी, तो अल्टीमेटली डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी एंड फिर सेल्स, जब एक सेल का डीएनए नहीं सिंथेसाइज हो रहा तो फिर उसके आगे सेल साइकिल एक्टिविटी कैसे कंटिन्यू होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस इसकी किस तरह से होती है, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ HGPRTases हो सकती है, या प्रोडक्शन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेसेस दैट इनएक्टिवेट टॉक्सिक न्यूक्लियोटाइड्स, ये इस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, ठीक है। और 6-mercaptopurine और थायोग्वानिन जो है ना, ओरली नहीं दी जाती बिकॉज ऑफ देयर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। और ये एलोप्यूरिनॉल और फेब्रिक्सोस्टैट से इनहिबिट हो जाती हैं। इसके अलावा मतलब फिर इंट्रावीनसली या किसी और पैरेंटल रूट से ली जाती हैं, ठीक है जी। और ये एक्यूट ल्यूकीमियाज और क्रॉनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया के अगेंस्ट एक्टिव है, ठीक है जी। और एडवर्स इफेक्ट्स है इसका बोन मैरो सुप्रेशन है और हेपाटिक डिसफंक्शन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ठीक है जी, बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन 1 मिनट ज़रा मुझे एक बात